हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेप्लिकेशन का आगे का पोर्शन कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने रेप्लिकेशन शुरू करवा दिया था लास्ट क्लास में, तो ये पूरी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ ऋषभ लाइफ साइंस चैनल में। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी से शुरू करते हैं रेप्लिकॉन मॉडल। तो देखिए, रेप्लिकॉन मॉडल का मतलब क्या है। बेसिकली डिफरेंट यहाँ पे मॉडल्स जो क्या कहते होते हैं, एप्लीकेशन के भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। इससे पहले हमने सब कुछ देख लिया था कि क्या फंक्शन होता है पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में भी हमने डिफरेंस देखा था। इसमें पोल 1 और पोल 4 है ना, पोल 3। पोल 1 का एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, पोल 3 जो मेन एंजाइम होता है ना। ऐसे ही डेल्टा वाला जो होता है वो लैगिंग स्ट्रेंथ बनाता है, एप्सिलॉन वाला लीडिंग स्ट्रेंथ बनाता है। तो ये सब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लास्ट क्लास जरूर देखना, तभी आप आगे बढ़ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली रेप्लिकेशन के ना कई प्रकार के मॉडल होते हैं। तो एक होता है रेप्लिकॉन मॉडल। रेप्लिकॉन मॉडल का मतलब है कि बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर की बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर एंड सिमुलेट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, इनिशिएटर बाइंड करेगा और रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, रेप्लिकॉन मॉडल के बारे में मैंने यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। रेप्लिकॉन मॉडल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेप्लिकेटर और दूसरा होता है इनिशिएटर। रेप्लिकेटर जो होता है वो सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होता है। सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होता है रेप्लिकन मॉडल में। हाँ, और डायरेक्ट इनिशिएशन को वो डायरेक्ट करता है। तो रेप्लिकेटर क्या करेगा, इनिशिएशन को डायरेक्ट करवाएगा इनिशिएटर से। तो इनिशिएटर का क्या मकसद है, वो एक्टिवेट करता है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। बेसिकली रेप्लिकेटर मदद करता है इनिशिएटर को इनिशिएशन शुरू करवाने में। ये दो मॉडल हम दो कंपोनेंट होते हैं रेप्लिकॉन मॉडल के। और जो रेप्लिकन मॉडल होता है उसकी मल्टीपल और आई होती है, ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वो मल्टीपल होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ देखिए, रेप्लिकेटर सीक्वेंस दो कॉमन फैक्टर्स इसमें है। दो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, फर्स्ट बाइंडिंग साइट फॉर इनिशिएशन प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होगी रेप्लिकेटर के पास। न्यूक्लियर असेंबली ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, तो वो क्या करेगा बेसिकली वहाँ पे असेंबली करवाएगा रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लिए, असेंबली करवाएगा। और सेकंड क्या होगा, स्ट्रेच ऑफ एटी रिच रीजन। एटी रिच डीएनए का जो स्ट्रेच है वो अनवाइंड करवाएगा रेडली और नॉट स्पॉन्टेनियसली। हाँ, मतलब आराम से वो उसको एटी रिच रीजन में अनवाइंडिंग भी करवाएगा, तभी तो इनिशिएशन होगी, तभी तो वहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम प्रोकैरियोटिक का यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक के हम यहाँ पे अगर बात करें तो सिंगल रेप्लिकेटर फॉर ई कोलाई रिक्वायर, हाँ, डीएनए ए जो है बेसिकली इंटरेक्ट विद 13 एमआर। पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से शुरुआत है। तो सिंगल रेप्लिकेटर क्या करता है, रेप्लिकेटर रिक्वायर्ड फॉर ई कोलाई क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेटर किसके लिए चाहिए, ई कोलाई की रेप्लिकेशन के लिए हमें रेप्लिकेटर चाहिए। उसको बोलते हैं ORIC, और ORIC बोलते हैं रेप्लिकेटर को, जो हाँ ई कोलाई में। और ORIC जो होते हैं उसके दो प्रकार के टू रिपीटेड मोटिव्स होते हैं, दो रिपीटेड मोटिव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके दो रिपीटेड मोटिव्स, एक होता है 9-mer सीक्वेंस और एक होता है 13-mer सीक्वेंस। 9-mer सीक्वेंस जो होता है बेसिकली बाइंडिंग साइट ऑफ डीएनए ए। 9-mer सीक्वेंस जो है वो बाइंडिंग साइट है डीएनए ए की, है ना। ऐसे अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे आगे। हाँ, ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। 9-mer सीक्वेंस जो होता है वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। ये 245 बेस पेयर का एक स्ट्रक्चर होता है ना। और यहाँ पर 9-mer सीक्वेंस 9-mer सीक्वेंस 5 टाइम्स रिपीट करता है। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स ही रिपीट कर रहा है 9-mer सीक्वेंस। और 13-mer सीक्वेंस जो है, ये आपको बात याद रखनी है कि ORIC में दो प्रकार के रिपीटेड मोटिव्स होते हैं। एक होता है 9-mer सीक्वेंस और एक होता है 13-mer सीक्वेंस। 9-mer सीक्वेंस जो होता है वो 5 टाइम रिपीट करता है, 13-mer सीक्वेंस होता है 3 टाइम रिपीट करता है। और ये 13-mer सीक्वेंस है बेसिकली, और 9-mer बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है डीएनए ए की। और जो 13-mer सीक्वेंस है वो इनिशियल साइट है जहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन होती है। 13-mer क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो इनिशियल साइट है। तो बेसिकली यहाँ पे ORIC ई कोलाई में प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएनए। हाँ, अब प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, प्रोसेस जो है बेसिकली, हाँ प्रोसेस डीएनए ए क्या करता है, इंटरेक्ट करता है 13-mer सीक्वेंस से। डीएनए ए जो हमने देखा, डीएनए ए पहले, हाँ, जो 9-mer में बाइंडिंग साइट है डीएनए ए की, फिर डीएनए ए क्या कहते हैं 13-mer से क्या कहते हैं
इंटरेक्ट कर रहा है, फिर जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो रिक्रूट करेगा रेप्लिकेशन प्रोटीन को टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म्ड एट रेप्लिकेटर इंक्लूडिंग डीएनए हेलिकेज। बेसिकली डीएनए ए जो है वो आगे चीज़ें करनी शुरू कर देगा, जैसे कि रेप्लिकेशन प्रोटीन को जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वो करना, फॉर्म रेप्लिकेटर, और डीएनए हेलिकेज को भी जोड़ना। हेलिकेज का काम क्या है? अनवाइंडिंग करना, ठीक है। तो ये सब काम डीएनए ए हेलिकेज को बेसिकली वहाँ पर जोड़ेगा, रेप्लिकेशन करवाने की शुरुआत करवाएगा। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ई कोलाई रेप्लिकेशन। हाँ, ई कोलाई में ये काम करता है रेगुलेशन में, ठीक है, रेगुलेट करता है बेसिकली। शुरुआत हो रहा है कि अब कम ज़्यादा होगा, है ना, बाय कंट्रोलिंग डीएनए ए एक्टिविटी। डीएनए ए एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पर एक कंपैरिजन के बेसिस पर मैंने यूकैरियोटिक का भी लिखा हुआ है। यूकैरियोटिक के क्या होता है? इनिशिएटर कॉल्ड ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये सब बातें बहुत ही टफ लग रही हैं तो आप चिंता ना करें, ये तो अभी रिवीजन वाला कोर्स चल रहा है, फटाफट यहाँ पर रिवीजन हो रही है, तो डोंट वरी, डिटेल्ड इसका बैच भी जो है वो आएगा। डिटेल्ड भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, डिटेल्ड, उसमें बिल्कुल नए तरीके से आराम आराम से समझेंगे। बट फिलहाल अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है CS नेट आने वाला एग्जाम, तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। हाँ, कंजर्व सीक्वेंस कौन सा होता है? A एलिमेंट होता है, और सेकेंड क्या होता है? B1 एलिमेंट होता है। ATP हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड टू लोड हेलिकेज अनलाइक DNA A। हाँ, यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ती है यूकैरियोट्स में, इसमें नहीं पड़ती जरूरत। किसमें? डीएनए ए जो है उसमें जरूरत नहीं पड़ती विथ सेपरेट एजेसेंट डीएनए वाइल बाइंड टू ईस्ट रेप्लिकेटर। हाँ, जो कि सेपरेट करेगा डीएनए को ईस्ट रेप्लिकेटर से बाइंड करने की। तो यहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ रही है क्या कहते हैं डीएनए लोड करने के लिए, हेलिकेज को लोड करने के लिए, जबकि यूकैरियोट्स में नहीं पड़ती है। आफ्टर इनिशिएटर, हाँ, आफ्टर इनिशिएशन के बाद क्या होता है बेसिकली? हाँ, तो डीएनए हेलिकेज, डीएनए ए क्या करता है? हेलिकेज को लेके आता है, डीएनए ए हेलिकेज को लेके आता है, फिर डीएनए हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज जो है वो हेलिकेज डीएनए बी होता है। डीएनए बी को किसमें? प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी को हेलिकेज बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज डीएनए बी होता है। फिर डीएनए सी आता है, हेलिकेज लोडर। हाँ, हेलिकेज को लोड करने के लिए हेलिकेज लोडर भी आएगा। हेलिकेज लोडर क्या करता है? कंट्रोल करता है प्रिवेंट बाइंडिंग और रॉन्ग साइड। बेसिकली हेलिकेज लोडर का ये काम होता है कि वो गलत साइड में बाइंड करने से भी मदद करवाता है, कि प्रिवेंट करता है, रोकता है हेलिकेज को कि वो गलत साइड में भी बाइंड ना करे, ठीक है। ये भी उसका रोल होता है। रिक्रूट डीएनए प्राइमर, हाँ, इसका डीएनए प्राइमर को रिक्रूट करने का इसका काम होता है, डीएनए हेलिकेज लोडर का। फिर क्या होता है? देन डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम जो है ऐड टू प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। हाँ, ये क्या होता है? जो डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो पूरा क्या कहते हैं उसमें प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन में ऐड हो जाता है। कौन कराता है? हेलिकेज लोडर करवाता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम जो है पॉलीमरेज 3 उसमें ऐड हो जाता है। फिर जब पॉलीमरेज ऐड होएगा तो फिर आगे का काम होना शुरू होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ही एक प्रकार का पूरा प्रोसेस है। आप इसका डायग्राम भी कहीं से देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने पूरे डायग्राम्स यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं बनाए हैं, कुछ मैंने डायग्राम बनाए हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन है इसलिए। अब देखिए, अगर बात करें सेक ए का क्या मकसद होता है? सेक ए जो है वो बाइंड टू हेमीमिथाइलेटेड डीएनए इनहिबिट्स रीइनिशिएशन। सेक ए एक बार हमारा जब वो खुल जाता है, इनिशिएशन शुरू हो जाती है, तो दोबारा इनिशिएशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हेमीमिथाइलेटेड जो है सेक ए जो है बाइंड करता है हेमीमिथाइलेटेड डीएनए में, बाइंड करता है जो हेमीमिथाइलेटेड डीएनए होता है, और इनहिबिट करता है कि रीइनिशिएशन नहीं होगी। जब तक फुली मिथाइलेटेड डीएनए नहीं होगा तब तक वो रेप्लिकेशन आगे नहीं होगी। इसलिए ये अगर इंडिकेशन है कि अगर हेमीमिथाइलेशन हो रखा है, सेक ए हो रखा है, इसका मतलब अभी क्या कहते हैं पूरी तरह डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। तो पूरा जब तक मिथाइलेशन नहीं होगा तब तक आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो डैम मिथाइलेज क्या करता है? डैम मिथाइलेज यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि मिथाइलेट करता है डीएनए को, मिथाइलेट करता है मतलब डीएनए में मिथाइल जोड़ता है। फिर जब डीएनए मिथाइलेट जुड़ जाता है, जो फुली मिथाइलेटेड हो जाता है डीएनए, तो इसका मतलब है कि रीइनिशिएशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ये एक पूरा प्रोसेस चला हुआ है। एक प्रकार का ये क्वेश्चन भी अगर पूछ सकते हैं, डायमिथाइलेज क्या करता है? मिथाइलेट करता है। और सेक ए क्या करता है? प्रिवेंट करता है हेमी मिथाइलेटेड को, क्योंकि आधा हेमी मिथाइलेटेड डीएनए को आगे एप्लीकेशन
वो कर ही नहीं सकता, ख़राब हो जाएगा, फिर प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, इसलिए जाके उसको रोकेगा। फिर जब तक मिथाइलेशन पूरा नहीं होगा, डायमिथाइलेट पूरी तरह से मिथाइलेट नहीं करेगा, तब तक रीइनिशिएशन शुरू नहीं होगी, है ना? फिर जब पूरा अच्छे से मिथाइलेट होगा, फिर इनिशिएशन शुरू होगी, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आगे अब हम बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है इन केस ऑफ यूकैरियोट रेप्लिकेशन। अब हमने वो तो देख लिया, उसमें क्या था, ये मैं पूरा कंपैरिजन की बेसिस पे चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले प्रोकैरियोट पढ़ा रहा हूँ फिर यूकैरियोट पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंपैरिजन बेसिस पे जो प्रोसेस हो रहे हैं, यूकैरियोट में कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। तो यूकैरियोट्स में जो है रेप्लिकेशन में वो CDC6 और CDT1 होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है स्लाइडिंग क्लैंप और इनिशिएशन के लिए। और वहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट है प्रोकैरियोट्स में हमने अभी देखा था कि यहाँ पे जो है DNA हेलिकेज, जो है DNA हेलिकेज और हेलिकेज लोडर जो है वो मदद कर रहा है DNA हेलिकेज को उसमें चढ़ने में। और DNA हेलिकेज लोडर जो DNAC है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है कि रॉन्ग साइड पे वो बाइंड ना हो। और यहाँ पर कौन मदद कर रहा है, यहाँ पे CDT और CDT1 जो है वो मदद कर रही है स्लाइडिंग क्लैंप की, ताकि स्टेबलाइज कर रही है उसको। 2 कॉपीज़ ऑफ MCM27 हेलिकेज जो है वो ये बनाता है, 2 कॉपीज़ बनाता है। यूकैरियोट इनिशिएशन लोडिंग MCM हेलिकेज, प्रोकैरियोट बाइंडिंग DNA इनिशिएटर प्रोटीन। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, इनिशिएशन लोडिंग कौन कराता है, MCM हेलिकेज करवाता है, और प्रोकैरियोट्स में DNA करवाता है। DNA यहाँ पर क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है जो कि इनिशिएशन करवाता है। ये प्रकार का डिफरेंस है। MCM हेलिकेज क्या कहते हैं यूकैरियोट्स में, और DNA प्रोकैरियोट्स में। DNA भी एक प्रकार का हेलिकेज ही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है DNA क्या है, वो एक प्रकार का हेलिकेज है। DNA हेलिकेज नहीं, DNA इनिशिएटर प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन है जो DNA को लगाता है। ये बात है, थोड़ा वो हो गया, आप याद करना रखना। कैटेनेंस क्या होता है, 2 सर्कल ज्वाइंट, ये ऐसे कैटेनेंस होते हैं। कैटेनेंस को खत्म करना एक प्रकार का सुपर कॉइल है। कैटेनेंस को खत्म करने के लिए टोपोइसोमेरेसिस टाइप 2 का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2 जगह पे कट लगाता है, एक यहाँ पे, और फिर क्या होता है, ये जो डीकैटेनेटेड हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। हमें अलग अलग करना चाहिए हमें, तभी हम यहाँ पे अलग अलग किया है। अगर हम बात करें, हाँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन भी हम बहुत पूछता है कि डिफरेंट एक टाइम पे G1 पे लोडिंग होती है हेलिकेज की, और फिर बाद में कोई नई लोडिंग नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि G1 में लोडिंग होती है, और G2 S और M में नई लोडिंग नहीं होती। जो पहले से लोडेड होते हैं उसका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, G1 में अगर लोडिंग होगी हेलिकेज की तो होगी। जब अभी हमने पहले हेलिकेज लोड किया, फिर हेलिकेज जब लोड हो जाएगा फिर तो वो आगे उसको खोलता जाएगा DNA को, और फिर जब DNA खुलेगा तो फिर जो DNA पॉलीमरेज 3 है वो पूरा जो है स्ट्रैंड बनाता जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे प्रोसेस चलता है। नई लोडिंग जो है वो नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप ये देखिए, ये CMG कॉम्प्लेक्स जो है CDC, MCM और Gene6, ये यूकैरियोट्स की बात यहाँ पे हुई है। एक प्रकार का छोटा सा मैंने वो बनाया है याद करने के लिए फॉर्मूला। हाँ, तो ये याद रखने के क्वेश्चन पूछ लेता है, अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे हमेशा ही नहीं लोडिंग हो रही, सिर्फ G1 में लोडिंग हो रही है, फिर उसके बाद जो है लोडेड वाले का एक्टिवेशन हो रहा है। अनलाइक यूकैरियोट्स, बैक्टीरियल सेल डू नॉट रेप्लिकेशन। हाँ, यूकैरियोट्स में जो है वो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो मोर देन वन साइड से रेप्लिकेशन शुरू करते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था कि एक से ज़्यादा साइट पे वो रेप्लिकेशन शुरू करते हैं, एक ही साइकिल में एक से ज़्यादा जगह से करते हैं। यूकैरियोट्स में नहीं होता ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यूकैरियोट्स में। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बेसिकली एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है, यूकैरियोट्स की बात नहीं ये। हाँ, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम लैगिंग स्ट्रैंड में देखने को मिलती है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है बेसिकली वो, हाँ, ये यूकैरियोट्स के बारे में ही है, यूकैरियोट्स के बारे में ही। लैगिंग स्ट्रैंड तो यूकैरियोट्स में ही बनता है। यूकैरियोट्स के ये है
लैगिंग स्ट्रैंड में बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट बाय टीलोमरेज। हाँ, टीलोमरेज एंजाइम जो है फिर वो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो है उसको मदद करेगा, उसमें मदद करेगा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम में। टीलोमरेज एंजाइम जो है वो मदद करता है, ट्रीटेड बाय टीलोमरेज लैगिंग स्ट्रैंड। आपने हमने देखा था वो डायग्राम में, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इसमें क्या, लीडिंग स्ट्रैंड में तो ये है कि एक प्राइमर लग गया, फिर यहाँ पे अगर प्राइमर लगा तो ऐसे 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 जितना भी स्ट्रैंड है वो बनता चला जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड है ना। और इसकी डायरेक्शन भी कहते हैं उस तरफ को होगी जहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन है। और ये अपोजिट साइड में बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर थोड़ा थोड़ा बनेगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर बनेगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर बनेगा। तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। उसी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हाँ, एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या होता है, एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम में फिर कौन सही करता है एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम को, टीलोमरेज नाम का एंजाइम है वो सही करता है। टीलोमरेज, इसके बाद से टैग सीक्वेंस इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टैग सीक्वेंस बने हुए हैं टेंडम रिपीटेड डीएनए के। एक रिपीटेड डीएनए है उसके ये टैग सीक्वेंसेस बने रहते हैं। डीएनए कंपोनेंट ऑफ टीलोमरेज सर्व एज टेम्पलेट। जो डीएनए कंपोनेंट है टीलोमरेज का वो टेम्पलेट की तरह यूज़ हो रहा है। जो टेम्पलेट की तरह कौन यूज़ हो रहा है, डीएनए आरएनए कंपोनेंट यहाँ पे टेम्पलेट की तरह यूज़ हो रहा है। हाँ, अब आरएनए, ये फिर इसको एक नाम भी दिया गया है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आगे हमने सबसे पहले पढ़ा था इसका, हमने वो एक हमें जो नेम था इसका कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये इसको बोला जाता है क्योंकि आरएनए कंपोनेंट का ये, क्योंकि आरएनए कंपोनेंट पर ये डिपेंड करता है। आरएनए कंपोनेंट जो है वो उसकी तरह काम करता है, आरएनए कंपोनेंट जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक्सटेंड करता है 3' टर्मिनल क्रोमोसोम एंड को। देखिए फिर यहाँ पे देखिए अब डायग्राम बना हुआ है, ये एंड है, यहाँ पे इतना सा पोर्शन जो है वो रह चुका, तो फिर क्या होगा, टीलोमरेज एंजाइम आएगा। ऐसा एक टीलोमरेज एंजाइम होता है, ऐसा गोल सा टीलोमरेज आरएनए, यहाँ पे देखिए ऐसे ये आरएनए का सीक्वेंस होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इसका टेलोमेरेज आरएनए का यहाँ पे सीक्वेंस ऐसा होता है, AAU CCC AAU CCC, ये इसका ऐसा रिपीटेड सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट होता है, AAU CCC AAU CCC। ये सेट के एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, हाँ, तो ये एक प्रकार का इसको टेम्पलेट देगा, यहाँ पे आरएनए का टेम्पलेट मिल रहा है। फिर जब आरएनए का टेम्पलेट बनेगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर डीएनटीपीस जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, फिर जुड़ते ये टेम्पलेट पूरा बन जाएगा। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद ये हट जाएगा और ये ऐसे हट जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, और फिर क्या हमारे को पूरा जो है डीएनए का टेम्पलेट मिल जाएगा। बनेगा तो डीएनए ही, पर बनेगा आरएनए की मदद से, ठीक है। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ऑब्वियसली ये इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आरएनए का यूज हो रहा है और डीएनए बन रहा है। हाँ, उल्टा प्रोसेस है बेसिकली, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। हाँ, बेसिक इसका मतलब यही है कि डीएनए से आरएनए बनना, यही इसका मतलब है। अब हम ये हमारा बेसिकली, तो स्टूडेंट्स हमारा जो रेप्लिकेशन था वो बेसिकली हो चुका है, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैंने पिछले क्लास से पढ़ाना शुरू करा था रेप्लिकेशन, और अब देखिए अभी फ़िलहाल हुआ नहीं, लास्ट पोर्शन हमारा रहता है रेगुलेशन वाला पार्ट। रेगुलेशन ऑफ टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन। टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन जो है टीलोमरेज, वो टीलोमरेज क्या करता है, इसकी रेगुलेशन करता है, टीलोमरेज बाइंडिंग प्रोटीन इसकी एस सर्वेसी में ये करता है रेगुलेशन। रैप वन क्या करता है, डायरेक्टली बाइंड टू टीलोमरेज रिपीट। रैप वन डायरेक्टली बाइंड करता है टीलोमरेज रिपीट के साथ, रिफ वन और रिफ टू इनडायरेक्टली बाइंड करते हैं। ये 3 प्रोटीन है, रैप, रिफ वन, रिफ टू, रैप वन, रिफ वन और रिफ टू, ये 3 प्रोटीन होते हैं। अब इनहिबिशन टीलोमरेज एक्टिविटी, इसके पास क्या एक्टिविटी है, इनहिबिशन टीलोमरेज एक्टिविटी है इसके पास, इन 3 प्रोटीन के पास। तो ये करते हैं
इनहिबिट करते हैं बेसिकली टीलोमेरेज की एक्टिविटी को, क्योंकि एक बार अगर टीलोमेरेज की एक्टिविटी शुरू हुई है तो इसका मतलब कि थोड़ी ना कि वो बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो उनको रोकना भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास रेगुलेशन का हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इसकी टीलोमेरेज की रेगुलेशन कैसे होती है, इसको रुका कैसे जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद हो जाता है 3 एंजाइम होता है, रैप1, रिफ1 और रिप1, सॉरी रैप1, रिफ1 और रिप1। बेसिकली तो हाँ, इन दोनों में से कोई एक होता है। ये डायरेक्टली टीलोमेरेज से रिपीट से बाइंड करता है, ये इनडायरेक्टली बाइंड करता है। अब वो कैसे बाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए ये रैप1 है और रैप1 के ऊपर लगे हुए हैं रिफ1 और रिफ2। ये रिफ1 और ये रिफ2, ये CDC13 है। CDC13 क्या करता है CDC13 टीलोमेरेज की रिक्रूटमेंट में मदद करता है। टीलोमेरेज की रिक्रूटमेंट में CDC13 मदद करता है फॉर ह्यूमन सेल। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, रेगुलेशन के क्या कैसे होता है रेगुलेशन, ह्यूमंस में रेगुलेशन कैसे होता है। TRF1 और TRF2 जो है वो डायरेक्टली बाइंड करते हैं डबल स्ट्रैंडेड टीलोमेर के साथ, डबल स्ट्रैंडेड टीलोमेर के साथ डायरेक्टली बाइंड करते हैं। रैप1, टीन1, TPP और पॉट1 एसोसिएटेड विद TRF1 और TRF2 है ना। ये सारे TRF1 और रैप, टीन, टीप, पॉट, ये सारे क्या कहते हैं बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं शेल्डरिन। ये बेसिकली रेगुलेशन वाला पार्ट है फ्रेंड्स, है ना, रेप्लिकेशन के रेगुलेशन वाला पार्ट है। लास्ट में जो टीलोमियर बनते हैं उसका रेगुलेशन वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं शेल्डरिन। शेल्डरिन क्या करता है, एक प्रकार का शेल्टर प्रोवाइड करता है विद द एक्शन ऑफ डीएनए रिपेयर एंजाइम। हाँ, इसको बचा के रखता है डीएनए रिपेयर एंजाइम से। डीएनए रिपेयर एंजाइम इसको ख़त्म कर देंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे हमारा टीलोमेरेज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला कोई होएगा नहीं, तो इसलिए इसको ख़त्म नहीं होना देना। इसलिए रेप्लिकेशन रिपेयर डीएनए रिपेयर एंजाइम के द्वारा इसको बचाया जाता है। सॉरी ठीक है, इसको बचाया जाता है। पॉट1 क्या करता है, पॉट1 सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमेरेज बाइंड करता है। पॉट1 सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमेरेज से बाइंड करता है, इनहिबिट करता है टीलोमेरेज एक्टिविटी को, इनहिबिट करता है पॉट1, टीलोमेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये देखिए TRF1 यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, TRF1, TRF2 लगा हुआ है, फिर इस पे लगा हुआ है रैप1। ये सब कुछ यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। रैप1 डायरेक्टली बाइंड करता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बाइंड कर रहा है ये TRF के साथ। और फिर देखिए पॉट1 TPP10, ये TRF पे बाइंड कर रहे हैं, है ना। देखिए रिफ1 और रिफ2 जो है वो इनडायरेक्टली बाइंड करते हैं। और देखो पॉट1, तो ये पॉट1, रिफ1 और रैप1, हाँ ये जो हमने पढ़े ये वाले TRF, देखिए TRF यहाँ पर है, TRF1 यहाँ है, TRF2 यहाँ पर है ना। रैप1 ऊपर वाला यहाँ पे, पॉट1 ये देखिए पॉट1 यहाँ है, टीन और TPP और TPP10 ये है, पॉट1 ये है। तो ऐसे एक प्रकार का क्या होगा जब ये आ जाते हैं इसके आगे जब ऐसे हाँ, तो ये सारे चीज़ें जो है ऐसा एक काम शेल्डरिन जो है ये ऐसे यहाँ पर आ जाता है। जब से बनना ख़त्म हो जाता है, अब हमें पता लग गया, अब हमारा स्टैंड बन गया, तो यहाँ पे ये लग जाते हैं। जब ये लग जाते हैं इसका मतलब है इसको पता चल जाता है अब रुक जाओ, अभी फिर ये रुक जाते हैं। वंस अप्रोप्रिएट स्ट्रैंड फॉर्म, जब पूरा अप्रोप्रिएट स्ट्रैंड जो वो बन जाएगा, फिर क्या होगा, एडिशनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या होगा, एसोसिएटेड विद प्रोटीन। हाँ, एडिशनल बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड विद इंक्रीजेज लेवल ऑफ इनहिबिशन। तो एडिशनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये सारे प्रोटीन क्या करेंगे, इनहिबिशन का जो लेवल है ना, इनहिबिशन करवाएंगे। इनहिबिशन का जो लेवल है, प्रिवेंट इलोंगेशन टीलोमेरेज। हाँ, इलोंगेशन जो हो रही है टीलोमेरेज के द्वारा, उसको इनहिबिट कराने का ये काम करेंगे। तो बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसको आप माइंड में रख सकते हैं कि इनका काम है क्या करवाना, इनहिबिट करवाना। जो रैप1, रिफ और ये सारे जो शेल्डरिन में TRF2, पॉट1, TPP, ये सब क्या करते हैं, इसको मदद करवाते, इंक्रीज़ करवाते हैं, इनहिबिशन को इंक्रीज़ करवाते हैं और इलोंगेशन को प्रिवेंट करवाते हैं।
अगर हम बात करें टी लूप फॉर्मेशन की, टी लूप फॉर्मेशन देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे टी लूप फॉर्मेशन होती है। अभी भी हमारा प्रोसेस अभी चला ही हुआ है, लास्ट में हम अभी थोड़ा सा भी हम यहाँ तक और पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो है हम अगली क्लास से हम शुरू करेंगे डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर का भी काफ़ी कुछ मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ और अच्छे से आप क्लासेस लगाएं और सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। और डिटेल क्लासेस भी ले आऊँगा मैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी जल्दी कुछ समझ नहीं आता, डिटेल क्लासेस चाहिए, तो आपको डिटेल क्लासेस भी डिटेल क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टी लूप फॉर्मेशन, टी लूप फॉर्मेशन देखिए इस प्रकार से एक लूप फॉर्मेशन होगी। जैसे ऐसे यहाँ से बनता आया तो ऐसे एक बन गया। तो टीलोमेयर फॉर्म लूप्ड स्ट्रक्चर इन सेल so that and did not destroyed by nucleus activity। तो टीलोमियर क्या करता है, टीलोमियर शॉर्टनिंग से बचाने के लिए टीलोमियर शॉर्टनिंग से बचने के लिए क्या करता है, एक एंड अपने आप को लूप के स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देता है ताकि जो है न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से उसके एंड जो है वो ख़राब ना हो। बेसिकली इसको हम डिस्प्लेसमेंट लूप भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लूप बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बाइंडिंग होती है, बेसिकली इस एरिया में कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग होती है। तो ऐसे एक प्रकार से टी लूप फॉर्मेशन होती है। ये क्वेश्चन अगर आ गया टी लूप फॉर्मेशन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि टीलोमियर जो है वो ऐसे न्यूक्लियस एक्टिविटी से बचने के लिए एक लूप का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉमन, हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है इंपॉर्टेंट। तो अगर इम्पॉर्टेंट जानकारी की बात करें तो प्राइमर सिंथेसिस जो है वो पोल अल्फा करवाता है, ठीक है। पोल अल्फा जो है वो प्राइमर सिंथेसिस करवाता है। और रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर फैन वन जो है वो रिमूवल करवाता है। और थोड़ा सा जो है आरएनए, क्योंकि वो जो हमारा आरएनए एच है वहाँ पर जो है वो काम नहीं करवा पाता, तो फैन ए वहाँ पे काम करवाता है, क्योंकि आरएनए एच की ये वो है लिमिटेशन। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले, फिर ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए आरएनए एच जो होता है बेसिकली ये दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करता है ना। तो दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करता है, तो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा जो गैप रह जाता है वहाँ पर फैन वन का जो है वो काम करता है। जो फैन वन जो है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस वन, इसका रोल होता है सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, रोल इन सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एज वेल एज बीआर। ये तो इसका काम है ही कि लैगिंग स्ट्रैंड बनाना की मदद करना। और हैज़ 5' एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है 5' to 3' एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ के पास होती है फैन वन के पास। फैन वन के पास ये एक्टिविटी है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन इंटरमीडिएट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। हाँ फैन वन की बात हो रही। आरएनएज एच टू नॉन सीक्वेंस एंडोरिबोस राइबोन्यूक्लियस। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन कौन है, क्लीव फॉस्फोराइड बिटवीन आरएनए विच इज लिंक्ड टू डीएनए। एक्सेप्शन तो डीएनए टू, तो फिर क्या होते हैं will flap and F1 कट रिमीनिंग। हाँ वही बात यहाँ पे मैंने बताई ना। तो उसका जो है बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर जो आरएनए एच होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो किसके बीच में, दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करता है। ये नहीं कर पाता, इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट दिस कि आरएनए और डीएनए के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नहीं काट पाता है ये। तो उसको काटने के लिए हमारे पास फैन वन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आप इसको याद रखना, फैन वन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका। टीलोमरेज ओनली सिंथेसाइज टेम्पलेट स्ट्रैंड, सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड को वो सिंथेसाइज करता है टीलोमरेज जो आरएनए टेम्पलेट होता है, बाकी जो है वो अपना काम खुद करते हैं। सैक ए प्रोटीन बैक्टीरिया और आर्किया में प्रेजेंट होता है। नेगेटिवली रेगुलेट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन जो होता है रेप्लिकेशन का वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है
सेक ए नेगेटिवली रेगुलेट करता है, मतलब उसको रोक देता है। बेसिकली हमने सेक ए का देखा था ना, जो मिथाइलेटेड डीएनए होगा उसमें वो सेक ए जुड़ जाएगा। जब तक वो पूरी फुली मिथाइलेटेड नहीं होता तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, जो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे प्रोसेस जो लिखा था ना रीनेर एप्लीकेशन का, वो तो कंप्लीट हो गया। बट और मैंने जैसे क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन जैसे आते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, और उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है ना, मैंने वो भी लिख रखी है डीएनए एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो एक बार उसको भी हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लास्ट में लिखी हुई है यहाँ पे वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और वो भी मैंने शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं हर इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में लिखी हुई है। तो अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखें। तो मैंने ये लिखी हुई है, तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है बेसिकली उसका क्या काम है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इसको हम इसकी अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक एंजाइम बाइंड करता है सब्टिलिसिन जो है वो क्या करेगा, 2 फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ देगा डीएनए पॉलीमरेज 1 को। एक फ्रेगमेंट जो होता है लार्ज वाला फ्रेगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं क्लीनो फ्रेगमेंट, और स्मॉल वाले फ्रेगमेंट को बोलेंगे, स्मॉल वाले फ्रेगमेंट के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होगी वो होगी नहीं, और एक लार्ज फ्रेगमेंट टूटेगा और एक छोटा फ्रेगमेंट टूटेगा। तो जो स्मॉल वाला लार्ज फ्रेगमेंट वाला जो होगा उसके पास 5' एक्टिविटी, और 5' to 3' और 3' to 5' दोनों प्रकार की एक्टिविटी होगी। बट इसके पास 5' to सिर्फ इसके पास ये वाली एक्टिविटी होगी, और छोटे वाले के पास लैक 3' to 5' एक्टिविटी। स्मॉल फ्रेगमेंट बेसिकली हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसके पास 5' to 3' एक्टिविटी होती है ना। 5' to 3' एक्टिविटी और 3' to 5' एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये बात जानी कि जब हम उसको सब्टिलिन नाम के एंजाइम से उसको तोड़ेंगे तो उसके पास दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज होगा, और एक छोटा भाग होगा। तो लार्ज वाला भाग क्लीनो फ्रेगमेंट के पास दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, और स्मॉल वाले के पास लैक 5' to 3', छोटे वाले के पास लैक हो जाएगी 5' to 3' एक्टिविटी जो है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। बेसिकली पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या काम करता था, प्राइमर लगाने में काम करता था ना। हाँ, तो आपको उस हिसाब से याद करना है। और इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5, ये इसका पेक्यूलियर फंक्शन था। इसके पास 5' to पर जो एक बार ये 5' to 3' एक्टिविटी इसके पास है, इसका पेक्यूलियर फंक्शन था। पर अगर वो ही नहीं होगा, एंजाइम सब्टिलिन डाल देंगे तो वो स्मॉल वाले के पास वो एक्टिविटी नहीं होगी 5' to 3'। अब थोड़ा यहाँ पे क्लैंप लोडर के बारे में कुछ लिखा है मैंने। प्रोकैरियोट्स में क्लैंप लोडर कौन कौन से होते हैं? गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो है सब यूनिट पॉलीमरेज 3 के साथ, पोल 3 के साथ, डीएनए पोल 3 के साथ ये क्या करेंगे, क्लैंप लोडर की तरह काम करेंगे। और यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स में आरएफसी नाम के होते हैं। आरएफसी 1 से लेके 5 तक, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर सी, आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। एक बात याद रखनी है। अब देखिए फैन 1 वाला जो मैंने आपको बताया ना इम्पॉर्टेंट, वो मैंने पीछे ही लिखा हुआ है। हाँ, तो आरएनएज 2 क्या करता है, कट करता है प्राइमर को, पर एक्सेप्शन ये है कि वो हाइब्रिड में कट नहीं करता। हाँ, जो आरएनएज एच, बेसिकली आरएनएज 2 और आरएनएज एच जो हमने पढ़ा था ना, तो वो प्राइमर को कट करने का काम है उसका। एक बार प्राइमर का फंक्शन होगा तो आरएनएज एच जो वो कट करेगा, बट वो 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में ही कट करता है। तो फिर हमारे को किसी एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत है कि लास्ट में रह जाता है, जहाँ पे हाइब्रिड वाला पोर्शन है वो रह जाता है। तो हाइब्रिड में कट करने का, जब डीएनए आरएनए का हाइब्रिड है, वहाँ पे फैन नाम का फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 जो है वो कट करेगा हाइब्रिड को। इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। डीएनए 2 हेलिकेज ओपन
DNA2 हेलिकेज एक्टिविटी ओपन एंड RPA बाइंड टू FEN1 एंड कट। बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि जो बेसिकली FEN1 जो है वो हाइब्रिड को, या बस को याद याद ये रखना है कि हाइब्रिड को ये कट करता है। FEN1 हाइब्रिड वाले जो एरिया है ना वहाँ पे कट करता है, क्योंकि RNase-H जो है वो कट नहीं कर पाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। DNA2 क्या, हाँ DNA2 देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। DNA2 जो होता है वो हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज का काम होता है कि ओपन करना, स्टैंड को ओपन करना। तो RPA जब इसमें बाइंड करेगा, RPA बाइंड करेगा, FEN1 जो है फिर कट करेगा। लास्ट में FEN1 जो है इसको कट करेगा यहाँ से, ऐसे देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। RPA जब इसमें बाइंड करा, RPA बेसिकली ये है कि अब आगे प्रोसेस ख़त्म है, आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो वहाँ पे भी इस FEN1 का रोल है कि वहाँ पे भी जब RPA जब ज्वाइन होता है तो FEN1 वहाँ पे कट कर देता है। इसका काम ही है एंडोन्यूक्लियस कट करने का काम है इसका, FEN1 का। हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के जो ये लाइन पढ़ी है इसका मतलब जानते हैं। इफ़ वीक इंटरेक्शन प्राइमर शॉर्ट DNA लेंथ इंक्रीज। ओके, तो अगर वीक इंटरेक्शंस हैं, कभी कभी क्या होता है वीक इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो जी अगर वीक इंटरेक्शन है तो प्राइमर जो है वो छोटा लगेगा, छोटा प्राइमर उसमें लगेगा, है ना। छोटा प्राइमर होगा तो DNA की जो लेंथ है वो भी कम लगेगी। ठीक है, छोटा प्राइमर लगेगा तो DNA की लेंथ भी कम बनेगी, इतनी ही 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज इंक्रीज फोल्ड 5 नियर, हाँ 10 फोल्ड। 10 फोल्ड कैसे एक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है, हेलिकेज की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, जब DNA पॉलीमरेज, व्हेन DNA पॉलीमरेज जब नियर होता है, जब DNA पॉलीमरेज पास में होता है तब इसकी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, 10 फोल्ड बढ़ जाती है। अब हम थोड़ा बडिंग, ये जो SV40 है, SV40 4 पेंटामर बाइंडिंग साइट इसकी है। बडिंग यीस्ट में AB1 एलिमेंट बाइंड टू ORC1 एंड 6, ठीक है। और B2 बाइंड, बेसिकली ये बडिंग ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। बडिंग ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो SVW को बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट था, तो मैं लिख लिया था कि 4 पेंटामर बाइंडिंग साइट इसकी होती है, 4 पेंटामर बाइंडिंग साइट होती है SVW की। और बडिंग ईस्ट का क्या यहाँ पे काम है, बडिंग ईस्ट जो है वो AB1 एलिमेंट जो होते हैं वो बाइंड कर देते हैं, इसके AB1 एलिमेंट बाइंड करते हैं ORC1-6 से, ORC1 और 6 तक इनिशिएटर से बाइंड करते हैं। और DNA हेलिकेज की तरह कौन, B2 की एक्टिविटी होती है DNA हेलिकेज की तरह, बाइंडिंग करवाना DNA हेलिकेज में। हेलिकेज का होता है MCM27 जो होता है कॉम्प्लेक्स, वो हेलिकेज होता है इसमें ईस्ट में। ये भी हमने एक उसमें देखा था, पूरे सारा जो हमें एक यहाँ पे ना वो बना था, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप उसमें भी जान के देखिए। मैंने एक पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था एक ये चीज़ कि जो डिफरेंस है बेसिकली, है ना, वो क्या है ई कोलाई का और ह्यूमन का। प्राइमेस DNA जी प्राइमेस की तरह एक्ट काम कर रहा है, और यहाँ प्राइमेस ह्यूमन में कर रहा है, ठीक है। ई कोलाई में DNA जी है, और हेलिकेज की तरह DNA B है, और यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स है, ऐसे आपको याद रखना है। और यीस्ट में RPA, यहाँ पर सिंगल साइटेड बाइंडिंग प्रोटीन RPA इन ईस्ट, और ह्यूमन में भी RPA में भी, ईस्ट में भी और ह्यूमन में भी RPA सिंगल बाइंडिंग जो है। और टोपोइसमेरेसिस 1 और गायरेज किस में, ई कोलाई में, तो आर्सेनेसिस 2 और 1 और 2 ह्यूमन है। तो ये आप चार्ट भी याद रख सकते हैं, ईस्ट का वहाँ पे जिक्र हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि AB1 एलिमेंट जो होता है इनिशिएटर ORC से बाइंड करते हैं, और B2 जो है वो बाइंड करता है DNA हेलिकेज के साथ। अब हम फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक फैक्ट नाम का एक होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, ये फैक्ट क्या करता है। फैक्ट नाम का एंजाइम ये ओपन करता है न्यूक्लियोसोम को, ओपन करता है, खोल देता है न्यूक्लियोसोम को, ओपन कर देगा, ठीक है, ओपन न्यूक्लियोसोम।
फैसिलिटेशन ऑफ क्रोमेटिन रेप्लिकेशन, इसकी ये डेफिनेशन है बेसिकली, फैसिलिटेशन करता है फैसिलिटेशन ऑफ क्रोमेटिन रेप्लिकेशन में फैसिलिटेट करवाता है, मदद करवाता है। कैफ वन, ये 3 चीज़ें याद रखनी, फैक्ट, कैफ वन और नैप वन। कैफ वन कैफ वन क्रोमेटिन असेंबली में मदद करवाता है। नैप वन जो है वो असेंबली करवाता है H3 और H2B डाइमर की, और ये दोनों का मदद है H3H4 को बाइंड करवाना, टेट्रामर को बाइंड करवाना, H3H4 टेट्रामर को बाइंड करवाना रेप्लिकेशन मशीनरी से। ये सारे एंजाइम से, थोड़े से एंजाइम आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा ये जो लिखा है ये पढ़ लेते हैं। हेलिकेज की मूवमेंट के बारे में लिखा है, इकोलाई में कैसे होती है और ह्यूमंस में कैसे होती है। इकोलाई में DNA जो है, पढ़ा था ना आपने DNA क्या होता है, हेलिकेज होता है इकोलाई में। वो क्या करता है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, 5' to 3' उसकी मूवमेंट होती है, 5' to 3'। लैगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है, ठीक है। और वहीं ह्यूमन के केस में एमसिम 27 3' to 5' लीडिंग स्ट्रैंड में। तो फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स ये जो है क्या कहते हैं, हमारा थोड़ा सा आगे जो नोट्स है वो अगले वाले पार्ट के हैं। अब हम ये था हमारा रेप्लिकेशन का शॉर्ट नोट्स से रिवीजन बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे ना किसी और क्लास में, हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे DNA रिपेयर सिस्टम। तो आप ज़रूर ऋषभ लाइफ साइंसेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और क्लासेस चाहिए, अच्छे से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, डोंट वरी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।